हेलो बच्चों, तो आज हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे और इसमें हम लोग वो पढ़ेंगे जो जहाँ तक पढ़ लिए थे उससे आगे। तो इसमें देखिए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैदराबाद के निज़ाम हैं उनके साथ खड़े हैं। और इसमें हम लोग आगे हैदराबाद और आगे देखेंगे हम लोग मणिपुर और बाकी राज्यों की पूरी कहानी देखेंगे। तो आइए पहले आते हैं हम लोग हैदराबाद की कहानी क्या थी। वैसे तो मैं आपको डिस्क्राइब कर दिया था पहले दिन, लेकिन आज हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। कहता है कि हैदराबाद के रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में थे। देखिए, कई बार हमें लगता है कि हैदराबाद, जैसे कि आज के लिए हैदराबाद का मतलब क्या है कि जो तेलंगाना की राजधानी है वही हैदराबाद है, लेकिन नहीं। उस समय हैदराबाद की मतलब था कि महाराष्ट्र का कुछ इलाका। और मैं अगर आपको इसको इसमें दिखाऊं, हम लोग देखते हैं कि हैदराबाद है कहाँ पर। देखिए, ये है आपके पास, ये आपके बुक में भी है, इसको आप खोल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हैदराबाद कहाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हैदराबाद। तो ये इस पार्ट की बात कर रही है। अब देखिए, ये महाराष्ट्र का, कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश, पूरा तेलंगाना, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए उड़ीसा वाला पार्ट, ये सभी पार्ट्स जो है पूरे, मध्य प्रदेश का पार्ट कुछ, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट, ये पूरे हैदराबाद था। ठीक है। और इसके जो नेता, इसके जो राजा थे वो थे निजाम। और इसमें आप देखेंगे कि उनकी जो कहानी थी, वो चाहते थे कि हम क्या करें, उनके साथ चले जाए, पाकिस्तान के साथ चले जाए। तो यहाँ कहता है, अब उसकी पूरी कहानी आप मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें कहते हैं कि बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में थे। हैदराबाद के शासक निजाम कहा जाता था। वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में बेशुमार थे। कहा जाता है कि वो बहुत ही मतलब कि आलीशान ज़िंदगी जिया करते थे। उनके पास उस समय के समय में सोने के मुकुट हुआ करती थी। निजाम चाहता था कि हैदराबाद रियासत को आज़ाद रियासत दर्जा दिया जाए। निजाम 1945 में नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। और यह समझौता 1 साल के लिए, इस बीच में इस बीच में भारत, एक मिनट, भारत सरकार के हैदराबाद निजाम के बीच बातचीत जारी रही। ठीक है। तो एक लंबा समय चला इनसे वार्तालाप करने के लिए। कहता है कि इस दौरान हैदराबाद के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन जोर पकड़ लिया। मतलब वहाँ के जो लोग थे वो भी इस बात के से खुश नहीं थे। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन के खास तौर पर दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निजाम के शासन में सबसे अधिक जुल्म की शिकार हुई। महिलाएं में भी बड़ी संख्या में आंदोलन से जुड़ गई। हैदराबाद शहर के इन आंदोलनों का एक गढ़ बन गया। कहते हैं कि कम्युनिस्ट और हैदराबाद की कांग्रेस, ये दोनों मिल करके एक साथ लड़े। और इसके लिए, इस आंदोलन से निपटने के लिए एक अर्धसैनिक बल रवाना किया गया। इसे कहा जाता है रजाकार। रजाकार मतलब जो गद्दार होते हैं उन्हें रजाकार बुलाया जाता है। रजाकार अव्वल दर्जे में सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकारों में गैर मुसलमानों को खास तौर पर निशाना बनाया। मतलब एक तरफ रजाकार मतलब जो निजाम है उनका एक सैनिक की टुकड़ी। चलिए यहाँ देखिए, ये सभी चीज़ें छोड़ देते हैं, इसे छोड़ना नहीं है। पढ़िए क्या बोलता है। आज़ादी के दौरान के आंदोलन में कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी के अनुयायी और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और प्रथम गृह मंत्री देशी रियासतों के भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित ये सभी चीज़ें संविधान सभा में महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य के रूप में आपके पटेल जी उप प्रधानमंत्री के रूप में थे। और आज जो आप वर्तमान भारत देख रहे हैं, इनकी कहते हैं कि ये एक आर्किटेक्ट थे जो आज हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये इनकी देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको पता है फिर क्या हो रहा है घटना। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुंची। कुछ रोज तक रुक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। और निजाम ने आत्मसमर्पण के साथ ही जो हैदराबाद है वो भारत का अभिन्न अंग बन गया।
चलिए, तो आपने देख लिया। अब मणिपुर का कहानी देखिए, इसकी कहानी बहुत कम मिलती है, इसीलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। अब मणिपुर को इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि अभी आपने जो मणिपुर में जो घटनाएं देखी हैं, जो मेतई और कुकी जो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ था कि आज़ादी के चंद रोज़ पहले मणिपुर के राजा बोधचंद ने भारत सरकार के साथ एक संघ के साथ आने के लिए विलय पत्र पर एक हस्ताक्षर किया। इस एवज में उन्हें आश्वासन दिया कि आपको आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत संग्रह कराया गया और उसकी वजह से राजा दबाव में आ गए और जून 1948 में चुनाव करवाया गया और चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर रियासत संवैधानिक राजतंत्र कायम रहा। देखिए मतलब वहाँ पे तब भी राजतंत्र ही कायम था। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार सिद्धांत को अपनाकर चुनाव लड़ा गया। मतलब ऐसे तो चुनाव जो है पूरे देश में 1950 में चुनाव हुआ, सॉरी 50 में तो मतलब उसको संविधान लागू किया गया और चुनाव आयोग काम करना शुरू किया, लेकिन रियल जो अपना चुनाव हुआ 1952 में, ठीक है। लेकिन मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक तरह से मतलब जिसे जनमत संग्रह बोलते हैं, रेफरेंडम बोलते हैं, वो एक सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार पूरा था कि जो भी व्यक्ति 21 साल से ऊपर का है वो वोट डाल सकता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का लोग क्यों ना हो। अब कहता है कि मणिपुर के विधानसभा में, अरे भाई, मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय को लेकर के सवाल और गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। मणिपुर के निर्वाचित विधानसभा में परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने पर के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। भारत सरकार को इससे सफलता मिली। मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी का भाव पैदा हुआ। इसका असर आज तक देखा जा सकता है। अब आपको समझ में आया होगा कि क्या कारण है कि भाजपा की सरकार रहते हुए, केंद्र में भाजपा सरकार, राज्य में भाजपा सरकार होने के बाद भी मणिपुर की हिंसा जो हुई, जो मैतई और कुकी लोगों में विद्रोह हुआ, उनको रोका नहीं जा सका। क्योंकि सच पूछिए तो आज भी वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन पर आज भी हमारी सरकार की डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। ये फिगर में देखिए, फिगर में बड़ा अच्छा समझाया गया है कि यहाँ पे क्या है, पटेल जी का फोटो दिया गया है। उसमें क्या बोल रहा है कि ना ना उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम चल जाएगा। मतलब कि क्या क्या बोल रहे हैं कि रक्षा, विदेश मामले और संचार, ये सभी इस पर मैं कल ही बता दिया था कि आप इतना दे दीजिए, बाकी आप अपने पास रखिए। नीचे क्या है, रियासत की जनता, मतलब जनता की जो अधिकार था उसकी बात उस समय नहीं की गई थी। ये कार्टून ये बातें बता रहा है। चलिए, ये आपने देख लिया। अब हम लोग इस किताब के अगली टॉपिक पे देखते हैं। कहता है राज्य का पुनर्निर्माण। अब इसमें क्या है, तो बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, मान लीजिए जितने भी राजवाड़े थे उनको ख़त्म कर दिए, अब उनका काम धाम खत्म हो गया, उनको पेंशन पे, प्रीव्यू पर्स पे रख लिया गया। लेकिन फिर सब मिला करके ऐसा तो नहीं कि भारत को एक ऐसा देश बना देंगे जहाँ पर कोई राज्य है ही नहीं, कोई पार्ट है ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि शासन को चलाने के लिए आपको देश को छोटे छोटे प्रशासनिक भागों में बांटना होगा। तो उस प्रशासनिक भाग को ही आज हम लोग स्टेट या राज्य बोलते हैं। जैसे कि आपका बिहार एक राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश एक राज्य हो गया, ठीक है। तो शुरुआत में कुल 14 राज्य बनाया गया था। शुरुआत में कितना बनाया गया था, प्रशासनिक दृष्टि से 14 राज्य बनाया गया था। उसके बाद आज देखते हैं आप क्या है, 28 राज्य है। ये कैसे हुआ, सहूलियत के अनुसार से, भाषा के आधार पर, विकास के आधार पर, संस्कृति के आधार पर राज्यों को बांटा गया। जैसे आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 होनी चाहिए, एक ही है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हाँ देखिए, ये आपको क्या है 1961 की, कब है 1961 के मानचित्र है। अब उस समय देखिए आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश, अगर आप बॉर्डर देखिए तो ये आपको इस तरफ फैला हुआ है। लेकिन क्या आज के उत्तर प्रदेश ऐसा है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये वाला पार्ट जो है ये कट गया है। ये क्या बन गया है, उत्तराखंड, और ये कब बना है 2000 ईस्वी में। बिहार जो आप देख रहे हो, ये जो बॉर्डर आपको ऐसा दिख रहा है, क्या ऐसा आज का बिहार है,
जी नहीं है, बिहार का ऐसे कट गया है। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन गया आपका झारखंड। ये कब बना है, ये भी 2000 ईस्वी में बना है। उसके बाद आज जो आप मध्य प्रदेश देख रहे हो, ये जो आपको दिख रहा है, क्या आज के मध्य प्रदेश इस तरह है, नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश ये वाला पार्ट जो है कट गया है, ये क्या बन गया है छत्तीसगढ़। ये भी कब बना है 2000 ईस्वी में। तो आप इस तरह देख पा रहे हैं कि 2000 ईस्वी में कितने कुल मिलाकर के 3 राज्य बने, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। उस समय सरकार किसकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में ये एक बड़ा काम किया था। अच्छा, इन राज्यों को बनने का भी कहानी अलग अलग थी। ये पहाड़ी क्षेत्र था तो इसको डेवलपमेंट के आधार पर इसको बनाया गया। झारखंड भी लगभग उसी तरह की कहानी थी कि यहाँ पर ट्राइबल लोग थे, आदिवासी लोग। अब इनका कहना था कि हमारे क्षेत्र से कोयला और बाकी जो इस्पात हो गया, बाकी जितने भी मिनरल्स हैं उसकी माइनिंग तो की जा रही है, लेकिन हमारा उस तरह से विकास नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए बिहार का से उसका बंटवारा कर दिया गया। ध्यान दीजिए, उस समय बिहार 2000 ईस्वी में बिहार का मुख्यमंत्री कौन था, उस समय बिहार का मुख्यमंत्री थी श्रीमती राबड़ी देवी। और राबड़ी देवी पे एक गाना बड़ा प्रसिद्ध हुआ था उस समय। बिहार के एक अभिनेता हैं, कॉमेडियन हैं, आनंद मोहन, और वो एक गाना गाए थे। ऐसा एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया था कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, जो भी शासन है, झारखंड पे की संसाधन का यूज तो कर रही है लेकिन उसका विकास नहीं कर रही है, यहाँ बैठ के बस मलाई खा रही है। तो उन्होंने एक गाना बनाया था कि पहले तो खात रहू मिसरी मलाई, अब खैह शकरकंद, अलगा भइल झारखंड। मतलब वो कह रहे हैं कि पहले आप यहाँ से सिर्फ माइनिंग करके ले जा रहे थे, खूब मस्ती किए, खूब आपने यहाँ से चीज़ें ले गए, लेकिन अब आपको पता चलेगा जब झारखंड अलग हो गया तो। ठीक है, उसके बाद उसी तरह मध्य प्रदेश से भी ये एरिया अलग हुआ। ये एरिया भी छत्तीसगढ़ का एरिया है, वो भी खास करके कोयले के माइनिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बाकी राज्यों को भी आप देख लेते हैं। हाँ, तो आप देखिए, आपको यहाँ पर हरियाणा नहीं दिख रहा होगा, पंजाब दिख रहा है, हरियाणा नहीं दिख रहा, क्योंकि हरियाणा के पार्ट, तो हरियाणा विकास के आधार पर नहीं, ये खास करके भाषा के आधार पर बटा। जो पंजाब आज वर्तमान में पंजाब है, वहाँ पे अधिकतर लोग सिख थे, तो उनको उनका जो भाषा था पंजाबी था। वो अपने पंजाबी भाषा के आधार पर उन्होंने वो लोग उसको बांटे। ये जो इधर वाला एरिया है जो दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या था, अधिकतर लोग हिंदी भाषी थे, तो ये हिंदी और हरियाणवी भाषा बोलते थे। तो इस आधार पे पंजाब और हरियाणा 1966 में दोनों अलग हो गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन। गुजरात तो जिस तरह आज है उसको है ही, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र। अच्छा, अभी इसमें ये जो आप देख रहे हो गुजरात और महाराष्ट्र, ये 1961 के मानचित्र है, लेकिन शुरुआत में 1956 तक ये दोनों एक ही फात थे, जिसे हम क्या बोलते थे सौराष्ट्र। गलत हो गया क्या, एक मिनट। हाँ, ये जो पूरे पार्ट था इसे क्या बोलते थे सौराष्ट्र बोलते थे। ठीक है, जो कि ये भी एक तरह से अलग अलग सांस्कृतिक और अलग अलग पहचान की वजह से बट गया। गुजरात क्या बोली जाती है गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, तो इस आधार पे भी ये दोनों बट गया। उसके बाद मध्य प्रदेश का हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, अच्छा नीचे आप आइए। अब देखिए, यहाँ आपको मैसूर दिख रहा होगा लेकिन कर्नाटक नहीं दिख रहा होगा, तो मैसूर को ही बाद में उसका नाम बदल कर दिया गया कर्नाटक। जो आज आप मद्रास यहाँ पे दिख रहे हो, इसका नाम बदल क्या कर दिया गया तमिलनाडु। जो आंध्र प्रदेश आपको दिख रहा है इतना बड़ा सा, पहले इतना बड़ा था, आज क्या है ऐसे ये पाटल ऐसे कट गया है। और ये जो आज अभी हम लोग हैदराबाद के बारे में बात की है, हैदराबाद जो उस समय था, तो इससे यहाँ पे तेलंगाना पठार था, तेलंगाना का पठार आज भी है, तो यहाँ क्या बन गया यहाँ पर तेलंगाना।
तेलंगाना कब बना तेलंगाना? तो तेलंगाना बना आपको 2000, एक मिनट छोड़ो, 2014 में। कब, किसके शासन में? तो आपके कौन थे ये, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में ये बना था। चलिए, उसके बाद बाकी राज्य आप देख ही रहे हैं, तो कुल अब आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये क्या है, राज्यों का पुनर्गठन, कुछ राज्य भाषा के आधार पर, कुछ विकास के आधार पर और कुछ क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के आधार पर, राजनीतिक कारणों से भी कई राज्यों का निर्माण हुआ। ठीक है, शुरुआत में बोला गया था कि भाषा के आधार पर बनेगा राज्य, लेकिन एक आयोग बैठी थी जिसे बोलते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, ये 1956 में बनी थी। इस पे बात हुआ था कि भाई देखिए क्या भाषा के आधार पर राज्य बना सकते हैं? तो नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि भाषा के आधार पर नहीं बन सकता है। ठीक है, विकास के आधार पर बनाइए, संस्कृति के आधार पर बनाइए, लेकिन भाषा के आधार पर जिस दिन भारत में अलग अलग राज्य बनाएंगे तो भारत में हजारों राज्य बन जाएगा। तो उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन फिर भी जो तेलंगाना है वो मेनली आप देखेंगे भाषा का आधार बना हुआ है, पंजाब हरियाणा भाषा का आधार बना है, गुजरात महाराष्ट्र जो है वो भी भाषा का आधार पर बना हुआ है। चलिए, अब उसके बाद आपको ये पूरे पढ़ना होगा, यहाँ जो भी चीज़ें है इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ राज्यों का निर्माण किस तरह से हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, पोट्टी रामुलु, ये एक नेता थे जो कि गांधीवादी कार्यकर्ता थे। नमक सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया था। 1946 में से इस मांग पर बैठे कि मद्रास प्रांत को मंदिरों में दलितों के लिए खोल दिया जाए, और वो कहते थे कि आंध्र नाम से अलग राज्य बनाने की वो मांग किए। 1962 में वो 15 दिन तक आमरण अनशन किए और मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी बातों को बाद में मान लिया गया और जो तमिलनाडु से काट करके आंध्र प्रदेश बना, और फिर बाद में आंध्र प्रदेश से काट करके तेलंगाना बन गया। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये कार्टून बहुत कुछ कहता है। इसमें भी आप देखिएगा कि 5 फरवरी 1956 की बात है कि ये कॉस्क्यूइंग द जेनी शीर्षक कार्टून में राज्य के पुनर्गठन आयोग की भाषाई विवाद को सुलझाने की क्षमता पर सवाल उठाया गया। क्या ये जो बना है आयोग, क्या इस बात को कितना सही कर पा रहा है? चलिए, तो इस तरह से राज्यों का निर्माण हो गया। अब आइए आपके सामने आपका क्वेश्चन आंसर है, इसको भी देख लेंगे। भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन गलत है? कहता है कि, एक मिनट, भारत विभाजन के बारे में तो बोल रहा भारत द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम है। तो क्या भारत द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम है? साफ गलत, ये हो नहीं सकता, क्योंकि भारत द्विराष्ट्र सिद्धांत पे नहीं बना था, पाकिस्तान बना था। फिर बोला धर्म के आधार पर 2 प्रांत पंजाब और बंगाल बांटा गया, नहीं, धर्म के आधार पर नहीं बांटा गया था, ये भाषा के आधार पर बांटा गया था। फिर बोला पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं है, ये कुछ हद तक सही है, संगति नहीं है। विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। ठीक है, तो ये भी कुछ हद तक सही है। तो इसमें गलत कौन है आपके अनुसार से? तो गलत मान लिया जाए कि ये है पहला ही क्वेश्चन आंसर गलत हो गया। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत पर नहीं हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था। चलिए, फिर कहता है कि निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ उचित उदाहरणों का मेल कीजिए। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, धर्म के आधार पर देश का सीमा का निर्धारण किसके साथ हुआ? भारत और पाकिस्तान के साथ। विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश के सीमा विभाजन, तो देश की सीमा सीधी बात है पाकिस्तान और बांग्लादेश भाषा के आधार पर बैठा था, उर्दू और बांग्ला। भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन, तो भौगोलिक आधार पर किस किस को बांटा गया था? आप देखेंगे कि इसको झारखंड और छत्तीसगढ़ को।
किसी देश के भीतर प्रशासनिक राजनीतिक आधारों पर बांटा गया था हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है कि भारत का कोई भी समकालीन राजनीतिक नक्शा लीजिए जिनमें राज्यों की सीमाएं दी गई है और नीचे दिए गए राज्यों को आपको स्थान चिन्हित करना है। जूनागढ़ कहाँ पर मिलेगा आपको? गुजरात में। मणिपुर आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। मैसूर जिसे आज कर्नाटक बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन को भी आप क्या करेंगे, घर से बना करके चेक करा लेंगे। ठीक है, और अगले दिन मैं इस पर कुछ अलग से क्वेश्चन बना कर दूंगा, उसको आपको पूरे बना करके लाना है। तो आज को इस क्लास को हम लोग यहीं तक रोकते हैं।